हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जो सीटेट की जो सेकंड फेज़ की परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट की परीक्षा में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी का यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि आने वाले जो फेज़ में बच्चों का पेपर है उनको यहाँ पर पता चल सकेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। इसी के साथ जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। देखिए, ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली 12:15 PM पर होती है, इसलिए सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। कोई भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा, ठीक है। 12:15 पे डेली आपकी क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत किस किस विषय का अध्ययन किया जा सकता है। विकल्प दिए गए हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, भूगोल, जीव विज्ञान, इनमें से सभी। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करिएगा, बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये लास्ट वाला बन जाएगा, 4th वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था के कारण, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला कह रहा है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चौथा कह रहा है कि जलते हुए ईंधन से उसे एलर्जी हो गई होगी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो वो बनेगा दूसरा वाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। विकल्प दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या बनेगा। पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्यावरण के अंदर सभी चीजों को इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाता है, सिर्फ मुख्य रूप से जलमंडल को ही नहीं शामिल किया गया है। तो यही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनके अंदर जो कविताएं और जो कहानियां होती हैं उनको शामिल करने का इन विकल्पों में से कौन सा उद्देश्य नहीं माना गया है। चलिए विकल्प देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जब पुस्तकों के अंदर कविताएं और कहानियां शामिल होती हैं तो उसमें होता है कि जो विषय का रुचि है, यानी कि जो विषय की प्रकृति है उसके अंदर बच्चों को लेकर के विकास करना होता है। तभी जो है आपके पुस्तकों में आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम के माध्यम से भी बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायग्राम वगैरह दिए रहते हैं बुक्स वगैरह में, आप लोगों ने देखी होगी उनकी बुक्स भी। अगला कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना है। कहीं ना कहीं तो ये बात सही है, बच्चे जब
किसी चीज़ को आनंद में लेंगे, यानी कि मज़े में पढ़ेंगे, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उन पे शासन सख्त करके अगर चीज़ों को सिखाते हैं तभी वो चीज़ सीख पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप उन्हें मज़ा लेकर के चीज़ों को नहीं सिखाएंगे अच्छे से, तब तक वो चीज़ों को भी नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी विकल्प कहीं ना कहीं सही ही दिया गया है। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कहानी और कविताओं के माध्यम से बच्चे की जो सृजनात्मक क्षमता होती है सीखने की, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो ये बात सही कही गई है। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जो है डेली के डेली आप बच्चे की विषय वस्तु को बदलते रहेंगे तो बच्चा जो है उन चीज़ों को जल्दी ही सीखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली के डेली नहीं चेंज करना है। एक समय होता है किसी चीज़ को बदलने का, तो अगर आप उस टाइम पीरियड पे करते हैं चीज़ों को बदलने के लिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पर ये डेली वाली बात जो है वो गलत हो जाएगी। तो आंसर हमारा भी यही चौथा वाला ही बनेगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे। इसी के साथ अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं वो आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। कांसा, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहा जाता है, कौन सा दो धातु का मिश्रण है? यह दो धातुएं हैं। विकल्प क्या दिया गया है? एल्यूमिनियम और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी के साथ जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था आप सभी लोगों को, उसका सिर्फ एक लड़की ने ही आंसर किया है, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से क्या कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जब आपका ऑफलाइन होता था पेपर तभी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑनलाइन जो आपके परीक्षा हुई थी उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार फिर से ये 2-3 दफ़े रिपीट कर चुका है सीटेट। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा, चावल, चीनी, आंवला, गुड़, नींबू, मटर, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और इसी के साथ जो गुड़ होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प क्या दिए गए हैं? ग्वालियर, लखनऊ, पाली, वाराणसी। आंसर करेंगे सभी लोग कि जो आपका जरी कढ़ाई है वो किस शहर में प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा चौथा वाला। ठीक है, वाराणसी में जरी की कढ़ाई काफी फेमस है वहां की। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया था कि अधिकांश पक्षियों के पंखों में केंद्र के नीचे एक मोटा कठोर खंभा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अब आप सभी लोग इस पक्षी के पंख को देख ही रहे होंगे। इसी के साथ क्या कहा गया है कि केंद्र के नीचे एक मोटा सा कठोर खंभा जैसा होता है। तो ये कठोर खंभा जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे, तो इसे वहां पर क्या कहा जाता है? ये आपका प्रश्न जो है वो सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, चाहे ये आपका 11 जनवरी में पूछा गया हो या फिर ये 12 जनवरी के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। विकल्प क्या दिए गए हैं? सॉफ्ट, केराटिन, शाख, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो आंसर क्या बनेगा? ये पहला वाला बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कहा जाता है। अब बात आती है अगर केराटिन की, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपके नेल्स वगैरह होते हैं इनके अंदर क्या होता है? केराटिन होता है, जिस वजह से ये जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है।
लावणी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? विकल्प दिए गए हैं असम, केरल, मेघालय, महाराष्ट्र। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए, जब बात आती है लावणी नृत्य की तो ये किस राज्य का नृत्य है? आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा के द्वारा पूछा गया है। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा डी वाला बनेगा, यानी कि महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र के अंदर हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर वर्ली पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस है। क्या चीज़ फेमस है? वर्ली पेंटिंग फेमस है। इसी के साथ और क्या चीज़ फेमस है यहाँ पर? यहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जो सहजन के फूल होते हैं उनकी सब्जी महाराष्ट्र के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये सीटेट के बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। असम के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है कि असम में एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बिहू फेस्टिवल कहा जाता है। इसी में आपका एक प्रकार का घर बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? भेला घर है, जो कि नए चावल की फसल जब आती है तब उस टाइम पे उस घर को जला करके वहाँ पर बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर बात आती है बिहू फेस्टिवल की तो ये जो बिहू फेस्टिवल होता है ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। पहला कंगली बिहू कहते हैं, दूसरा इसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, फिर इसे तीसरा कहते हैं कटी बिहू। तो 3 तरह के जो है वो बिहू मनाए जाते हैं। तो आपको ये तीनों बिहू याद रखने होंगे। अगर कहीं से भी पूछता है तो उसका आंसर जो है वो असम ही टिक करिएगा आप लोग। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असम के बारे में ही तो असम के बारे में हमें और क्या चीज़ याद रखनी होगी कि यहीं पर बांस से बने पुल भी यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पर यूज़ होते हैं? तो ये असम में यूज़ होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में इसमें स्टोरी भी दे रखी गई है। और यहीं पर बांस के खंभों पर जो घर होते हैं वो भी यहीं पर बनाए जाते हैं, जो कि आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर बात आती है केरल के बारे में तो केरल के अंदर हमें क्या याद रखना है कि केरल में टैपियोका खाया जाता है। अब बात करते हैं कि टैपियोका को फल कहा जाता है, सब्जी कहा जाता है, या फिर वो एक प्रकार का व्यंजन कहा जाता है। तो जो आपका टैपियोका होता है ये एक प्रकार का फल भी है, इसी के साथ एक प्रकार की सब्जी भी है। तो ये दोनों चीज़ों में जो है टैपियोका का यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ केरल में एक प्रकार की नाव भी होती है जिसका नाम वल्लम है, और एक फेरी नाव भी है जिसका प्रयोग केरल में ही किया जाता है। और क्या चीज़ याद रखनी है? थोड़ा सा हटके हमें क्या याद रखना है केरल के अंदर कि यहाँ पर एक प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जो कि केरल का पारंपरिक वस्त्र है। अब बात करते हैं उस वस्त्र का नाम क्या है। तो इस वस्त्र का नाम है मुंडू। क्या नाम है? मुंडू वस्त्र है, जो कि वहाँ का एक पारंपरिक कॉस्ट्यूम वगैरह है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपसे केरल में टैपियोका ना पूछे, वल्लम ना पूछे, फेरी ना पूछे, हो सकता है वो वहाँ से पारंपरिक ड्रेस पूछ ले। तो आप सभी को क्या याद रखना है? मुंडू ड्रेस वहाँ की याद रखनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे क्या हैं? कद्दू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे क्वेश्चन को एक में ही कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट की परीक्षा में। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? झाड़ी, साक, आरोही लता, विसर्पी लता। मैंने आप सभी को कल भी बताया था कि ये जो आपका कद्दू का पौधा होता है ये बेल के सहारे बढ़ता रहता है, यानी कि जमीन पर ही ये बढ़ता चला जाता है, बस इसको सहारा प्रदान करने की जरूरत होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये चौथा वाला बनेगा। ये एक विसर्पी लता का उदाहरण है। इसी के साथ बात करते हैं अगर लौकी की, तो लौकी भी इसी में आएगी आपकी। कद्दू तो है ही इसी में। इसी के साथ जो आपकी शकरकंद वगैरह आती है वो भी आपकी इसी में ही कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, कर्नाटक, लद्दाख और पुडुचेरी, पंजाब। पहले सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो सही आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बन जाएगा। ठीक है, अब अगर बात आती है उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि यहीं उड़ीसा के अंदर एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? नुआखाई फेस्टिवल।